नमस्कार, देश नहीं झुकने देंगे में बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अमन चोपड़ा। वो बार बार कहा जाता ना कि हिंदू एक है, हिंदू एक है। कोई अगड़ा पिछड़ा नहीं होता हिंदुओं में, कोई ऊंच नीच नहीं, हिंदू एक है। एक तो ये कहने से नहीं होगा, इसके लिए आवाज उठानी होगी। हिंदू एकता के लिए ना बोलना होगा, सिर्फ कहने से सोचने से नहीं होता। लेकिन एक चीज सोचिए, जो मैं बता रहा हूं बहुत ध्यान से सोचिएगा, सोचकर देखिए। इस मुद्दे पर, मतलब आपने देखा होगा, हर मुद्दे पर शोर मचाने वाली पार्टियां अचानक साइलेंट मोड में क्यों चली गई हैं? कोई पार्टी इस पर खुलकर उस तरह से नहीं बोल रही है, बड़े नेता कोई नहीं। सारी पार्टियां अचानक साइलेंट मोड में क्यों चली गई है? मतलब कोई नहीं बोल। अब बीजेपी पार्टी चुप है कि समझ नहीं आ रहा कि क्या करें, बचाव करें नहीं करें। सूत्रों के हवाले से खबर आ जाती है, धर्मेंद्र प्रधान जी का बयान आ जाता है, पार्टी के प्रवक्ता बोल ही नहीं रहे। बीजेपी पार्टी चुप, कांग्रेस के बड़े नेता सन्नाटे में चले गए, कोई बोलने को तैयार ही। मैं कह रहा हूं पार्टियां छोड़ दीजिए, एक बार को पार्टियां छोड़ दीजिए। हिंदू हृदय सम्राट, हिंदू हित की बात करने वाले, हिंदू एकता का ढोल पीटने वाले, हिंदू एकता के पहरेदारों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ये तो दरार वाला फैसला है ना, मतलब इस जातिवादी फैसले से किसी को फर्क नहीं पड़ रहा है। कोई अगड़े बनाम पिछड़े की बेवजह की लड़ाई में पूरा देश उलझ चुका है। नुकसान तो हिंदुओं का है ना, नुकसान किसका है? कौन लोग खुश हैं इस समय? जो एक है तो सेफ हैं से परेशान थे वो खुश हैं, जो कटेंगे तो बटेंगे के नारे से कष्ट में थे वो मस्त हैं, वो बहुत खुश हैं। लेकिन नुकसान किसका? ये अगड़ा बनाम पिछड़ा, ये जो लड़ाई शुरू हो गई है, ये जातिवाद, किसका नुकसान? हिंदुओं का, हिंदू एकता का नुकसान। यूनाइट हिंदूज होना चाहिए ना साहब। मतलब मैं कह रहा हूं हिंदू एकता की दहाड़ भरने वाले, हिंदू एकता के पहरेदार इस नियम पर चुप हैं। मैं कह रहा हूं एक आधा बोल रहे हैं। जैसे आज एक बयान आ गया था, हम देख रहे थे कि हम ढूंढ रहे, कोई तो बोले कोई तो विरोध करे इसका, क्योंकि यही अगर नियम कांग्रेस लेकर आई होती, एक बार को सोच कर देखिए आप, इसी तरह का कोई नियम अगर कांग्रेस के जमाने में कांग्रेस लेकर आई होती तो हिंदुओं में बंटवारा है, हिंदुओं को तोड़ने की कोशिश। बयान नहीं मिल रहा, एक आधा मिला, आज हमने ढूंढा, हमको बाबा बागेश्वर मिले। उन्होंने बोला सनातन और हिंदुओं को तोड़ने वाला फैसला है ये, सनातन और हिंदुओं को, बाबा बागेश्वर ने बोला यूजीसी का जो नियम है ये हिंदुओं को तोड़ने वाला है। मैं इस चीज को बहुत ध्यान से समझिएगा, मतलब टुकड़े टुकड़े गैंग हिंदुओं को आपस में लड़ाने का जो काम पिछले 11 साल में नहीं कर पाया, 11 साल में नहीं हो पाया। ये यूजीसी के नियमों ने क्या 11 दिनों में उसकी बुनियाद नहीं रख दी है? मैं सवाल पूछ रहा हूं। ये देश में अगड़ा बनाम पिछड़ा ये मुद्दा बन गया, ये कोई मुद्दा ही नहीं है साहब। हिंदू तो एक है ना, ये मुद्दा होना ही नहीं चाहिए। अगड़ा पिछड़ा सब हमारे, सब हिंदू, पिछड़ों को न्याय मिले। लेकिन अगड़ा बनाम पिछड़े वाली कोई लड़ाई थी ही नहीं साहब। पिछले 11 सालों से भारत में हिंदू एकता को तोड़ने की जो कोशिशें हो रही थी ना, या हिंदुओं को जोड़ने की जो कोशिशें हो रही थी, मैं उसको भी उल्टा कहूं, हिंदू एकता के लिए यात्राएं निकाली जा रही थी। क्या हुआ? पलीता लग गया शायद, संभवतः नहीं। जातिवाद के खिलाफ आवाज उठाई जा रही थी कि जातिवाद नहीं जीतना चाहिए, भारत जीतेगा, एक है तो सेफ है, बटेंगे तो कटेंगे, हिंदू एक है, हिंदू ये हिंदू वो, जातियों में क्यों बटा है हिंदू? कहां है सारे आज? यूजीसी के इस नए नियमों ने क्या दीवार नहीं खड़ी करी है? आप सोचकर देखिए, अगड़ा पिछड़ा क्या चल रहा है देश में भाई, हिंदू एक है। यूजीसी के नए नियमों के समर्थन और विरोध में देश भर में देखिए प्रदर्शन हो रहे हैं साहब। अब एक चीज मैं यहां पर क्लियर करूं, अगर कोई भी अगड़ों की बात कर रहा है वो पिछड़ों का विरोधी नहीं है, इसको भी समझ लीजिए अच्छे से। अगर कोई सवर्ण समाज जनरल कैटेगरी के पक्ष में बोल रहा है, जैसे ये भाई हैं, ये कह रहे हैं भाई हमारी कीमत पर नहीं न्याय मिलना चाहिए, तो ये लोग कोई पिछड़ा विरोधी नहीं है, ये पिछड़ा बनाम अगड़ा नहीं है। कुछ लोग लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, समझ लीजिए, हिंदू ना बटाइए, पिछड़ा बनाम अगड़ा नहीं है। लेकिन चल रही है साहब लड़ाई। कुछ लोग बहुत मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, खुश हो रहे हैं, देखा मजा आ रहा है कुछ लोगों को, लड़ो आपस में, हिंदू लड़ो आपस में। कुछ लोग मुस्कुरा रहे हैं, मजे ले रहे हैं साहब। पिछड़े अगड़े की जंग में कुछ लोग उतर आए हैं। कमंडल यानी कि सनातन एकता को छोड़कर कह रहे हैं कि ये मंडल वाले दौर में ना वापसी हो रही है, हमारी मंडल वाले युग में वापसी हो चुकी है। क्या अगड़ा पिछड़ा क्या चल रहा है साहब? सनातन एकता यात्रा
निकाल चुके बाबा बागेश्वर ने कहा है कि सरकार हिंदुओं में अगड़ा वर्सेस पिछड़ा की जंग को रोके। मैं भी हाथ जोड़कर समझिए इस चीज को, ये अगड़ा बनाम पिछड़े की लड़ाई है ही नहीं। कोई अगर अगड़ों के पक्ष में बोल रहा है वो पिछड़ों के विरोध में नहीं बोल रहा है, वो ये बोल रहा है कि पिछड़ों को न्याय मिले, बिल्कुल मिलना चाहिए। मैं बोलता हूं मिलना चाहिए, लेकिन अगड़ों की कीमत पर, अगड़ों के साथ अन्याय की कीमत पर नहीं। एक बेटे को खुश करने के लिए दूसरे बेटे को थप्पड़ नहीं मारा जाता। यह मनोज मुंतशिर ने बात कही आज। दोनों बच्चे हैं, अगड़े पिछड़े क्या, हिंदू दोनों बच्चे, एक बच्चे को खुश करने के लिए दूसरे बच्चे को थप्पड़ नहीं मारा जाता। यह अगड़ा बनाम पिछड़ा की लड़ाई नहीं है। हिंदुओं को जातियों में बांटने के बजाय हिंदू रहने दिया जाए, क्योंकि यूजीसी के नए नियम हिंदू एकता और हिंदू समाज की कब्र खोदने जैसे हैं। यह कहने में मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं है। यह बात अगड़ों को भी समझनी चाहिए साहब, और पिछड़ों को भी। दोनों एक घर के दो बच्चे हैं, आपस में लड़ने वाला यह मुद्दा ही नहीं है। कोई अगर अगड़ों की बात कर रहा है वो पिछड़ा विरोधी नहीं है, कोई अगर पिछड़ों की बात कर रहा है वो अगड़ा विरोधी नहीं है। यह लड़ाने वाला काम नहीं होना चाहिए। इस बीच बड़ी खबर यह भी है, सुप्रीम कोर्ट यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ सुनवाई के लिए तैयार हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए नियमों पर कहा है कि कोर्ट को पता है कि देश में क्या हो रहा है, सुनिश्चित होगा यूजीसी नियमों में जो खामियां हैं उन्हें दूर किया जाएगा। यह आज की बहुत बड़ी खबर है और याचिका सुनवाई के लिए सूचीबद्ध की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी उस जनहित याचिका को लेकर कही जिसमें कहा गया है कि यूजीसी के नए नियमों से ना जनरल कैटेगरी के खिलाफ भेदभाव बढ़ सकता है, क्योंकि शिकायत को लेकर मतलब कोई प्रावधान उसमें दंडात्मक कार्रवाई का कोई कवच नहीं है कि फर्जी शिकायत नहीं करनी है। उधर इस विवाद में डीयू टीचर्स एसोसिएशन, ये भी देख लीजिए, और जेएनयू शिक्षक संघ की एंट्री हो गई है। कुछ टीचर्स का कहना है साहब कि नियम से उनका उत्पीड़न हो सकता है, इस बात को लेकर डांटने पर उन्हें SC/ST एक्ट में फंसाया जा सकता है। इस बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने, ये बड़ी खबर एक और सुन लीजिए, शिक्षा मंत्रालय से जुड़े सूत्रों से मुताबिक, ये अभी मुझे बताया गया है, ये खबर अभी आई है, कुछ सोर्सेस के जरिए इंफॉर्मेशन है कि यूजीसी के नए नियम किसी वर्ग के खिलाफ नहीं है। सरकार कह रही है कि भ्रम में मत आए, आश्वस्त सरकार कर रही है कि किसी वर्ग के खिलाफ नहीं है। नियमों के तहत यूनिवर्सिटीज में जो जांच समितियां बनेंगी उसमें हर वर्ग का प्रतिनिधित्व होगा। यह बहुत बड़ी खबर है। यह सरकार के सोर्सेस बता रहे हैं कि जो जांच समितियां बनेंगी उसमें हर वर्ग का प्रतिनिधित्व होगा। अगर ऐसा है तो ये बहुत वेलकम स्टेप है, क्योंकि ये दूसरी मांग थी। पहली मांग है कि भी फर्जी शिकायत पकड़े जाने पर दंडात्मक कार्रवाई का कुछ प्रावधान हो, ऐसे ही नहीं छोड़ देना किसी ने फर्जी शिकायत की। दूसरा ये था कि भाई जो जांच समितियां बने उसमें जो है सामान्य वर्ग का भी प्रतिनिधित्व हो, लेकिन अब ये सोर्सेज बता रहे हैं कि होगा। लेकिन अभी भी यूजीसी के कई नियम है जिनको लेकर सामान्य वर्ग और SC/ST OBC में जबरदस्त टक्कर है। एक बार बयानों को सुन लीजिए, फिर डिबेट शुरू करेंगे। सुनिए एक बार। 40 करोड़ भारतवासियों की तरफ से हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि हम सब के लिए आप पिता समान हैं। एक बच्चे को खुश करने के लिए दूसरे को बेवजह थप्पड़ मत मारिए। भारत सरकार से भी प्रार्थना है कि भैया हम लोगों को प्रार्थना है, भारतीयों को बांटा ना जाए, जोड़ा जाए। गाइडलाइन ही है मात्र, कोई ऐसा नहीं कि किसी को पनिशमेंट किया जा रहा है, और उस पर कोई मैंने पढ़ी है, उसमें कोई कहीं ऐसा जो नहीं है जिस पर विरोध होना चाहिए, और विरोध कहीं है भी नहीं। कुछ राजनीतिक संगठनों के अलावा कौन विरोध कर रहा है? दोषी बचे नहीं और निर्दोष फंसे नहीं, निर्दोष फंसे नहीं। मेरे साथ एक बड़ा पैनल है, शुभ्रास्ता जी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। शुभ्रास्ता, आपका बहुत बहुत स्वागत। अनामिका जैन अंबर हैं, पोएट हैं, कवित्री हैं। अनामिका जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। सतीश प्रकाश हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। आज मायावती की तरफ से भी इनका समर्थन किया गया। सतीश भाई, बहुत बहुत स्वागत आपका। और साथ ही मेरे साथ सुप्रिया सत्यम जी हैं। सुप्रिया जी, स्वागत आपका। मेरे साथ उदित राज भी मुझे नजर आ रहे हैं। उदित जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, आज आपने समय निकाला। कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर हैं, पूर्व सांसद हैं। उदित राज, पहले तो मुझे, आप लोग स्वागत कर रहे हैं ना ओबीसी नियमों का? मेरा पहला सवाल आपसे, आप स्वागत करते हैं ओबीसी नियमों का? मोदी सरकार के दौरान जो नियम आया, आप स्वागत करते हैं उसका? उदित राज। हाँ, इस इक्विटी कमेटी का सम्मान समिति का स्वागत करता हूं। लेकिन ये भ्रांति क्यों फैली हुई है, पता नहीं क्यों फैली हुई है। ऐसा कुछ है नहीं इसके अंदर कि सीधा किसी के खिलाफ कोई एक्शन हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं। कमेटी के पास ही जाएगा, भेदभाव का मामला है। कमेटी में भी ये नहीं है कि SC/ST OBC है इसमें जो भ्रांति फैलाई जा रही।
आखिर में बवाल क्यों खड़ा हुआ मेरे समझ नहीं आता। नहीं मतलब एक तो आप स्वागत कर रहे हैं, अच्छा विष्णु जैन भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विष्णु शंकर जैन सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। विष्णु भाई बस 1 मिनट में आपके पास आ रहा हूं, लेकिन उदित राज अगर आप स्वागत कर रहे हैं मतलब मैं ये जानना चाह रहा हूं पॉलिटिकली राजनीतिक नजरिए से, आप लोग तो मोदी को पिछड़ा विरोधी, मोदी पिछड़ा विरोधी कहते हैं, तो अगर आप इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं तो भाई, मोदी फिर है। 1 मिनट में तो मोदी पिछड़ा विरोधी फिर कैसे उदित राज? हमारा रिजर्वेशन पूरा कर दे, हमारा इसको ले ले। ये तो उन्होंने ओबीसी के हित में लिया ना, फिर ओबीसी पिछड़ों के हित में करना चाहते हैं कि उदित जी। बहुत बड़ी चीज मिल गई है, तो ऐसा कुछ नहीं है, बहुत बड़ी चीज कुछ नहीं मिली हुई है। अभी तो आप स्वागत कर रहे थे। 1341 में से केवल 22 ओबीसी के प्रोफेसर हैं, तो क्या मिल गया है भाई? अरे अभी तो आप स्वागत कर रहे थे, अब आप कह रहे हैं क्या मिल गया? मतलब आप लोग भी फंस गए हैं, समझ नहीं आ रहा है कि विरोध करेंगे तो एंटी ओबीसी एंटी एससी एसटी हो जाएंगे, स्वागत करेंगे तो मोदी के पक्ष में कैसे स्वागत करें? मतलब आप लोग भी फंस गए ना उदित राज जी। अरे भैया एक नहीं फंस नहीं गए, नाखून काट के शहीद नहीं हुआ जाता। 11-12 साल से लगातार एससी एसटी ओबीसी का रिजर्वेशन खत्म कर दिया, इंस्टीट्यूशन से उनको बाहर निकाल दिया, प्राइवेटाइजेशन कर दिया, तो नाखून काट करके शहीद नहीं हो जाएंगे मोदी जी। आप शहीद कराना चाहते तो करा दीजिए। अब जानता हूं कि आप प्रो क्या बीजेपी से ज्यादा प्रो व्यक्ति आप हैं, मुझे मालूम है। मैं तो प्रो ओबीसी प्रो एससी एसटी की बात कर रहा हूं। उदित राज जी आप नाराज क्यों हो रहे हैं? लोग कह रहे हैं कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए उतना नहीं किया जितना मोदी जी ने ओबीसी के लिए कर दिया। ये फैसला ओबीसी एससी एसटी के लिए कर दिया, पिछड़ों के लिए कर दिया। मैं नाराजगी की बात कर ही नहीं रहा, वो मैं विष्णु शंकर जैन से पूछूंगा। लेकिन ये तो आपने अभी स्वागत किया, तो मतलब मैं पूछ रहा हूं कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए इतना नहीं किया जितना मोदी जी ने ओबीसी एससी एसटी के लिए कर दिया। ये तो सवर्ण नाराज है, छोड़ दीजिए। मैं कह रहा हूं ओबीसी और एससी एसटी के लिए तो मोदी ने, आप ही तो स्वागत कर रहे थे ना अभी। अरे कौन सा कुछ कर दिया भाई? ऐसा कुछ नहीं कर दिया। मैंने बता तो दिया। हाँ तो स्वागत कर रहे थे आप, नैरेटिव बिल्डअप करना मैंने कहा ना, नाखून काट करके शहीद नहीं हो सकते। मैं तो कह रहा हूँ ये यूजीसी रेगुलेशन वापस ला लीजिए। अरे मैंने पहला सवाल पूछा था, आप स्वागत कर रहे हैं, आपने कहा मैं स्वागत करता हूं। तब मैं जानूंगा कि वो प्रो ओबीसी है वो। अरे आप ही तो कह रहे थे स्वागत, आप ही तो कह रहे थे हम स्वागत कर रहे हैं उदित राज जी। पहला सवाल पूछा था, आप ही तो कह रहे थे स्वागत कर रहे हैं उदित राज। और फर्जी शिकायत, एक मिनट, फर्जी शिकायत पर बताइए। हाँ बताइए, फर्जी शिकायत उदित राज। ऑडियो कानून खत्म कर दो, इतना ज्यादा फर्जी हो रहा। अमन जी बलात्कार मामले में 70-80% फर्जी हो रहा है, तो भी कानून खत्म कर दो। इतना ज्यादा फर्जी हो रहे तो उसको भी खत्म कर, दहेज वाले भी खत्म कर दो, सब में खत्म कर दो। जब एससी एसटी ओबीसी को, और भाई कैसे हो जाएगा जब हेड ही अपर कास्ट के हैं, प्रोफेसर अपर कास्ट के हैं। नहीं चलिए ठीक है, मैं तो बस वो जानना चाह रहा था। शुक्रिया आपका उदित राज, शुक्रिया, धन्यवाद उदित राज जी, आप स्वागत कर रहे हैं। लेकिन मेरे को ये जानना है पहले तो विष्णु शंकर जैन, आप क्यों नाराज हैं? मैं आपका पोस्ट भी देख रहा था कि ये दुर्भावनापूर्ण है, गलत है, इसको वापस लिया जाए, रोल बैक हो। आप मुझे समझाइए क्या प्रॉब्लम है इसमें, लेमेंस लैंग्वेज, आराम से सरल शब्दों में समझाइए, दिक्कत क्या है इसमें? देखिए, आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि इस समय हम लोग एक कानून के प्रोविजंस को डिस्कस कर रहे हैं। तो जब आप कानून के प्रोविजंस का डिस्कशन करते हैं तो उसमें पॉलिटिकल एंगल से एकदम परे, क्योंकि ये कानून जब लागू होगा तो पूरे देश में, जो कानून अभी लागू हो गया है ये तो पूरे देश में एक समान रहेगा जी। तो क्या कहता है, पहले बात को समझ लेना चाहिए, फिर उसके बाद डिबेट या डिस्कशन करना ठीक है। अब सेक्शन 3C ये है, मैं इसको वर्बेटम आपके सामने कोट करके पढ़ रहा हूं आपके सामने। सेक्शन 3C ऑफ द रेगुलेशन कहता है कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, जातिगत भेदभाव मींस डिस्क्रिमिनेशन ओनली ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट और ट्राइब अगेंस्ट द मेंबर्स ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड ओबीसी। मतलब अगर कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होगा तो वो सिर्फ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी के खिलाफ होगा। ये सेक्शन 3C कह रहा है।
और ठीक है। मूलतः इसी सेक्शन को हमने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है कि इसमें जो नॉन इंक्लूजन किया गया है बाकी सबका, वो कंप्लीटली आर्टिकल 14 का वायलेशन है। और सुप्रीम कोर्ट के एक नहीं हजारों जजमेंट हैं जो ये कहते हैं कि अगर आप किसी को नॉन इंक्लूड कर रहे हैं तो आर्बिट्रेरी एक्शन जो है दैट इज हिट बाय द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 14। नहीं, वो कहते हैं कि दूसरा इसमें सबसे महत्वपूर्ण पहलू एक काउंटर एक मिनट मेरी वो कहते हैं कि जनरल कास्ट के साथ होता ही नहीं है कास्ट बेस्ड भेदभाव, जातिगत भेदभाव होता ही नहीं है सामान्य वर्ग के साथ। मैं वही बात कह रहा हूं, कोई भी कानून इस आधार पर नहीं बनता है कि क्या होता है क्या नहीं होता है। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के आधार पर कानून नहीं बनता है। अगर रेप कोई गुनाह है इस देश में या चोरी अगर मेरी बात पूरा बोलिए, आप पूरा बोलिए, मेरी बात समझ लीजिए। नहीं, सवाल है एक करके ऑडियो बंद, एक सर मैं आपसे डिबेट करने नहीं आया हूं, मैं अपनी बात लीगल तौर पे रखने आया हूं। सतीश जी मैं आपको पूरा मौका दूंगा, एक एक करके अपनी बात रखेंगे, ठीक है ना? ऑडियो बंद एक एक करके, जब सतीश जी बोलेंगे तब विष्णु जी नहीं बोलेंगे। विष्णु अब आप बोलिए। तो अगर आपने ये निर्धारित किया कि चोरी गुनाह है तो ये थोड़ी ना देखा जाएगा कि चोरी कौन कर रहा है। चोरी गुनाह है, वो सबके लिए गुनाह है। अगर डिस्क्रिमिनेशन, जातिगत भेदभाव गुनाह है तो वो सबके लिए है, वो किसी के खिलाफ भी हो सकता है। भाई ऑडियो पॉइंट नंबर 1 एक एक करके। हाँ, पॉइंट नंबर 2, ठीक है पॉइंट नंबर 2 सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, इसमें आपने ओबीसी को जोड़ा। अब ओबीसी की कोई देश में राष्ट्रीय सूची नहीं है, कोई नेशन वाइड सूची तो है नहीं। ऐसा हो सकता है कि कोई व्यक्ति एक राज्य में ओबीसी है, दूसरे राज्य में ओबीसी नहीं है, पर वो जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ने गया है वहां पे वो ओबीसी घोषित है, इसलिए वो वहां पे उसका एक कंप्लेन कर सकता है। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, इसमें जो फेक कंप्लेंट्स होंगी या अगर किसी ने गलत कंप्लेंट की है उसका कोई मैकेनिज्म नहीं है, उसका कोई प्रोटेक्शन नहीं है। चौथी सबसे महत्वपूर्ण बात है, अमन भाई इस बात को जरा एनालाइज करिए, इन सारी चीजों के बाद अल्टीमेटली होगा क्या? सेक्शन 8B और 8C अगर जरा पढ़ लीजिए तो उसमें लिखा है 8B, 8C, 8D, उसमें लिखा है कि ये जो हाई HEI कमेटी है ये क्या करेगी, ये पुलिस अथॉरिटीज को ये कंप्लेंट फॉरवर्ड करेगी। अब आप मुझे बताइए कि अगर आज किसी के खिलाफ जातिगत भेदभाव होता है तो ऑलरेडी SC/ST एक्ट ऑपरेशन में है, ठीक है। अगर आपको SC/ST एक्ट इन्वोक करना है तो आप पुलिस कंप्लेंट करेंगे, ठीक है। तो पुलिस को एक्शन लेने के लिए एक और कमेटी बनाई गई है कि वो पुलिस को बोलेगी कि एक्शन लो, ठीक है। तो ओवर एंड अबव जो आज SC/ST एक्ट बना है उससे ऊपर जाके आपने एक और मैकेनिज्म बना दिया। इस बात की जरा गंभीरता को समझिए। ऑलरेडी मैकेनिज्म है, आप ये कह रहे हैं, प्रोटेक्शन है। आप ये कह रहे हैं, एक मिनट मेरी बात समझिए। हाँ, मैं समझा। आप कह रहे हैं संविधान SC/ST एक्ट ऑलरेडी है, तो संविधान समानता की बात करता है, तो संविधान अगर समानता की बात करता है तो कोई भी कानून समानता विरोधी कैसे होता है? सबके लिए समान रूप से लागू होगा। आप ये कह रहे हैं शिकायत का अधिकार। मैं एक बात ये कह रहा हूं, इस बात को इसको जरा गौर करिए कि अगर आज किसी के खिलाफ जातिगत भेदभाव हो रहा है तो वो SC/ST एक्ट को इन्वोक करेगा, पुलिस में कंप्लेंट करेगा, पुलिस उसके खिलाफ FIR दर्ज करेगी, ठीक है। यहाँ पे उससे ऊपर जाके इस कमेटी को कह दिया गया कि आप पुलिस को बताएंगे कि कंप्लेंट फॉरवर्ड करेंगे। तो क्या ये मतलब ये ऐसा कानून तो देखा ही नहीं गया है ना, ठीक है, कि जब ऑलरेडी मैकेनिज्म है, ऑलरेडी मैकेनिज्म इन प्लेस है, तो उसके ऊपर जाके मैकेनिज्म कैसे हो सकता है? अगर पुलिस कंप्लेंट नहीं दर्ज करती है तो आपको भी पूरा कानून पता है, मैजिस्ट्रेट के पास लोग जाते हैं, 56 डालते हैं। एक कमेंट ले लेता हूं मैं। सतीश बहुत देर से हाथ खड़ा करे हुए, एक मिनट विष्णु, एक मिनट। सतीश, कोई जो आपने भी सुना, असल में नाराजगी इसी चीज को लेकर है, समानता का कानून अगर असमानता का डर पैदा करे जनरल कास्ट के मन में कि उनका भी तो भेदभाव मतलब उनके साथ भी हो सकता है ना भेदभाव, या हुआ है या होता है, तो फिर ये समानता के लिए लाया गया कानून असमानता पैदा कर रहा है, इसलिए लोग सड़कों पर हैं। सतीश जी अब आप बोलिए सर। जी सर, मेरा सवाल विष्णु जी से है, क्योंकि विष्णु जी एक वकील भी हैं और इनसे सवाल इसलिए पूछना चाहता हूं क्योंकि ये उत्तर प्रदेश में ना तो ये हिंदू है, ये अल्पसंख्यक है, जैन है। डीजे कॉलेज बड़ौत में एक प्रोफेसर है, दलित प्रोफेसर, उसको बाकायदा जैनियों का मैनेजमेंट है और उसको 2 साल तक जेल में रखा। आज भी उसकी नौकरी कहीं ना कहीं जैन समाज के लोग, आप वकील है, जाकर उनसे सवाल पूछो। डीजे कॉलेज में एक दलित प्रोफेसर को पिछले 5 साल से आपने नौकरी से बाहर किया हुआ है, किसके आधार पर? जाति के आधार पर, जबकि ना तो आप हिंदू है। उत्तर प्रदेश में आप अल्पसंख्यक का पूरा फायदा उठा रहे हैं, कहीं ना कहीं आपकी संस्थाएं जो है, देखिए अमन जी, मैं यही बात कह रहा था कि मैं यहाँ पे
पे कानून के ऊपर चर्चा करने आए हैं। ये जो मैं इसलिए कह रहा हूँ, एक मिनट अगर आप सतीश, ऑडियो को दिखा दे थोड़ा सा। अगर आप पर्सनल कमेंट्स अलाउ कर रहे हैं तो अमन जी ये बात सही नहीं। सतीश एक मिनट, मैं यहाँ पे किसी आदमी से मैं लॉ के ऊपर डिबेट करने आया हूँ। हाँ मैं भी इसलिए, मैं पर्सनल होना ही नहीं है ऐसे पास। हाँ, और ऑडियो को भी थोड़ा सा ये दिखा था, मैं अगर दूसरे आप मेहमान ये के पास मुझे जा रहा बता रहे हैं कि मैं जैन हूं, मैं क्या हूं, यहाँ पे देखिए इसके लिए ये प्लेटफॉर्म नहीं है ना। आप इस बात को समझिए, क्योंकि हम लॉ के ऊपर मैं वकील के तौर पे अपनी बात रख रहा हूँ। मैं भी यहाँ पे 50 बातें कर सकता हूँ, पर मैं सिर्फ और सिर्फ जो मेरा दायरा है लीगल इश्यूज का, मैं उसको हाईलाइट कर रहा हूँ। मुझे इनसे डिबेट करने का कोई औचित्य ही नहीं। नहीं डिबेट मैं भी नहीं, मैं अगर आप ये चीज अलाउ कर रहे हैं तो मैं फिर डिबेट छोड़ के चला जाऊंगा। देखिए, क्योंकि इस चीज के लिए मैं आया भी नहीं हूँ। नहीं ठीक है, एक मिनट रुकिए आप। और इसीलिए मैं डिबेट पर, मैं यहाँ पे 50 बातें बोल सकता हूँ। नहीं वो उदाहरण देने के लिए, सही नहीं है। उदाहरण देने के लिए उदाहरण बहुत सारे उदाहरण हैं। एग्जैक्टली, मैं भी कोई पर्सनल लड़ाई यहाँ पर है नहीं भाई। आप यहाँ पे कानून की बात करने आए ना, लॉ की बात करना है तो उस पर जवाब देना कि भाई कानून में क्या चीजें हैं। लेकिन इंदिरा जयसिंह या दूसरे वकील जो कह रहे हैं कि नए नियम 2013 के पुराने नियमों से बेहतर है, कोर्ट की निगरानी में सब तैयार किया गया, शिकायत की कोई वजह नजर नहीं आती, वो तो कह रहे हैं तो और भी अभी कमजोर हैं, इससे SC/ST पूरी तरह से सुरक्षित नहीं होते हैं। इंदिरा जयसिंह का क्या काम है वो सारे लोग जानते हैं, मैं उस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। वो सारे लोग जानते हैं कि वो क्या मानसिकता है, किस मानसिकता से आई है, किस मानसिकता से पिटिशन डाली गई थी, क्या क्या हुआ, वो पूरा मेरे पास रिकॉर्ड और फैक्ट शीट है। मैं आज सिर्फ और सिर्फ सेक्शन 3C और सेक्शन 8 पे डिबेट कर रहा हूं। मुझे ये बताएं कि ये जो सेक्शन 3C की परिभाषा मैंने आपके सामने रखी है, जो OBC की बात रखी है, ये कैसे जायज है, कैसे जायज है, इस बात पे मैं डिबेट करना चाह रहा हूं। ठीक है, सुप्रिया सत्यम जी कैसे जायज है, अगर वो बता पाए। एक मिनट, मेरे ख्याल से सतीश जी का, सर दोबारा से कनेक्ट करता हूं, आपकी आवाज ही नहीं आ पा रही है सतीश भाई, आपकी आवाज ही नहीं आ पा रही, बहुत कनेक्शन का इशू है। एक एक करके मैं दोबारा से आपको कनेक्ट कर रहा हूं, माफी के साथ। सुप्रिया सत्यम जी, आपको क्या लगता है, क्या इसमें दिक्कत है, नहीं है? जो नाराजगी की वजह है कि अगर फर्जी शिकायत होती है तो दंडात्मक कार्रवाई को लेकर किसी तरह का कोई प्रावधान ना होना, और ये भेदभावपूर्ण है, जातिवादी है, एक्चुअल ये जातिवादी है जो नियम है। देखिए अमन, मैं सुन रही थी इनको, जी प्लीज। कानूनन तौर पे इन्होंने जो अपनी बातें रखी है, लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आता था इतना कॉम्प्लिकेशन क्यों है। सिंपली बोला गया है कि जाति, लिंग, धर्म या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव ना किया जाए। और अगर हम हकीकत के धरातल पे उतरेंगे और किसी यूनिवर्सिटी में जाएंगे और एक्चुअली ये होता है अमन, तो मुझे नहीं लगता। और जहां तक जो भी इसमें खामी की बात है, तो अभी आपने ही बोला है कि उसको सुधार करने की बात की गई है। धर्मेंद्र प्रधान जी के तरफ से भी ये स्टेटमेंट आया है कि किसी के साथ कुछ भी दुर्व्यवहार नहीं होगा और कोई भी इसमें गलत तरीके से फंसाया नहीं जाएगा। फिर इतना कॉन्ट्राडिक्शन क्यों है कि कोई संत आके भी एक स्टेटमेंट देके जा रहे हैं, कोई शुक्ला आके दे रहे हैं, कोई झा आके देके जा रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें इतना ज्यादा बवाल मचाने की जरूरत है। सिंपल सी बात है। देखिए, चैनल के पैनल पे बैठ के स्टूडियो में बड़ी बड़ी बातें करना बहुत आसान है, लेकिन जब आप जाएंगे ना पटना के किसी यूनिवर्सिटी में या प्रयागराज में, तो जाति के नाम से अभी भी वहां नोटिफिकेशन पढ़ा है, एंट्री के नाम से आपने नोटिफिकेशन पढ़ा है? हाँ बिल्कुल पढ़ा है। उसमें जो 3C सेक्शन है, जो 3C जिसका जिक्र एक बार विष्णु को दिखाइए, जो विष्णु बार बार 3C सेक्शन का जिक्र कर रहे हैं, उस सेक्शन में आपको कोई आपत्ति नजर नहीं आती, वो भेदभावपूर्ण आपको नजर नहीं आता? देखिए, अभी आपने ही बोला अमन आपने ही बोला कि सेक्शन 3C, मैम सेक्शन 3C मैंने भी खोल लिया है, आप भी खोल लीजिए। सेक्शन 3C मैं भी खोल लेता हूं। आप मुझे बताइए, आपको इस सेक्शन में किसी तरह की कोई, अमन बस आपको इतना बताना चाहती हूँ कि ऑलरेडी सेक्शन 3C मैम, सेक्शन 3C जिस पर आपत्ति है उसकी बात करते हैं मैम। सेक्शन 3C बताइए, उसमें आपको कोई भी भेदभावपूर्ण, उसमें आपको नहीं लगता कि जो जनरल कास्ट को, जिसमें बताया कि कास्ट बेस्ड अगर भेदभाव हो रहा है तो SC/ST OBC इनके खिलाफ, लेकिन वो तो मैम सवर्णों के खिलाफ, जनरल कैटेगरी के खिलाफ भी होता है ना मैम। एक चीज बताइए कि कभी आपने सुना है किसी ब्राह्मण को कहीं मंदिर में जाने से रोका गया हो, या उसके साथ कोई, अरे ये तो ब्राह्मण है, तो क्या यही परिभाषा होती है भेदभाव? क्या सिर्फ यही परिभाषा होती है? एक जाति सूचक बात बोली जी मैम, जी यकीन जी। अमन, आप मानिए इस बात को। जब आप प्रयागराज यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो वहां जाति के नाम से अलग अलग हॉस्टल्स बने हुए हैं। कोई बच्चा अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी में आता है बिहार से, तो उससे पूछा जाता है कि तुम कहां से हो, उससे पूछा जाता है कि तुम्हारी जाति क्या है। गलत है, वो सब भी गलत है मैम, लेकिन सुप्रिया आप समझिए, मेरी बात को समझिए। सुप्रिया आप समझिए, अगर पिछड़ों के साथ ऐसा हो रहा तो इसकी गारंटी नहीं अगड़ों के साथ ऐसा नहीं हो रहा, ब्राह्मणों को लेकर भी है भाई बुरा बात। मैं आपको फिर 10 उदाहरण दे सकता हूं, एक बार विष्णु बोल लेते हैं। मैं एग्जैक्टली सबके लिए है, सिर्फ पिछड़ों के, अगड़ों के लिए भी है, तो फिर अगड़ों के लिए भी है ना मैम।
ब्राह्मणों के लिए भी है। बुरा बाल साफ करो मैम। उसके रोहित के साथ क्यों हुआ? अच्छा चलिए, अब विष्णु बोल लेते एक एक करके। सुप्रिया जी आपने अपनी बात रखी, एक मिनट सुप्रिया, एक मिनट सुप्रिया, एक मिनट, एक एक करके। विष्णु अब आप बोलिए, फिर मैं अनामिका जी आ रहा हूँ, शुभ रास्ता आ रहा हूँ जी। तिलक तराजू और तलवार, इन्हें मारो इनको जूते चार। जूते चार। ये किसने कहा था? बुरा बाल जो साफ पेरियार करो। ने वहां पे नहीं, जो पेरियार ने वहां पे एक एक करके ऐसे चीखना नहीं है। ऑडियो बंद, ऑडियो बंद, ऐसे नहीं चीखना, ऑडियो बंद। सुप्रिया जी ऐसे में आप सीनियर है, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर सकता हूं, सिर्फ बीच में नहीं बोलेंगे, हम अपनी अपनी टर्न पर बोलेंगे मैम। ऑडियो मैं बंद कर दूंगा, आप लोग सभी सीनियर लोग हैं, अपनी अपनी टर्न पर बोले विद ड्यू रिस्पेक्ट मैम। बोलने से फायदा नहीं होगा, ऑडियो नहीं जाएगा मैम। आपकी टर्न पर कोई नहीं बोलेगा, आई विल मेक श्योर। ठीक, विष्णु अब आप बोलिए। आज जो साउथ इंडिया में, तमिलनाडु में जिस तरह से ब्राह्मणों को एलिमिनेट करने के लिए, एरेडिकेट करने के लिए कॉल दी गई, जो कश्मीरी पंडितों को मारा गया, जिस तरह से आज जब गांधी जी का हत्या हुई थी उसके बाद जिस तरह से बार-बार, तो अब मैं यहाँ पे उदाहरण, अब मैं एक छोटा सा, एक बड़ा अच्छा उदाहरण दे रहा हूँ। कल ही मैंने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डाली थी, याचिका के पिटिशनर थे दर्पण अवस्थी। इस बात को जरा अहमियत दीजिएगा। कल मैंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली थी, अमन जी, ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, कोई हवाबाजी वाली बात नहीं। दर्पण अवस्थी के नाम से सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली थी। दर्पण अवस्थी ने सुप्रीम कोर्ट में क्या कहा कि भाई महाकाल मंदिर में मुझे नहीं जाने दिया जा रहा है। और अभी यहाँ पे जो मेरी बहन है वो कह रही थी कि मंदिरों में क्या किसी और कम्युनिटी के लोगों को मना किया जाता है? दर्पण अवस्थी की याचिका है कि महाकाल मंदिर में मुझे नहीं जाने दिया। अब अगर कोई वीआईपी जो एससी कम्युनिटी से आता है और जो वीआईपी है, वो सांसद है, वो कलेक्टर से परमिशन लेके वहां पे जा सकता है, वो जा सकता है, दर्पण अवस्थी नहीं जा सकता है। तो यहाँ पे आपने देखिए क्या बात बोल दी। यहाँ पे मेरी जो बहन, उन्होंने क्या बोला कि मंदिरों में क्या किस सवर्ण वर्ग के लोगों को रोका गया है? आपको पता ही नहीं है ग्राउंड रियलिटी कि ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। आप आज जिस तरह से इस, और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, मैं स्वयं हिंदू निष्ठ हूं, मैं मानता हूं कि हम सारे लोगों को यूनाइटेड रहना चाहिए, एक रहना चाहिए। और अगर इस तरह के कानून आएंगे जिससे समाज बटेगा, तो ये मेरी बहन के लिए भी अच्छा नहीं है, हमारे लोगों के लिए भी अच्छा भाई, मैं तो कह रहा हूँ साबित करने की जरूरत ही नहीं है। वो जेएनयू में भी हमने दीवारों पर पोस्टर्स देखे थे, ब्राह्मण तुम लोग यहाँ से निकलो, बुरा बाल साफ करो से लेकर सब कुछ हमने देखा है। तो ब्राह्मणों के खिलाफ भेदभाव नहीं होता। एक एक करके एक कमेंट में अनामिका जी का और शुभराज, एक बात बोल, अच्छा ठीक है, 10 सेकंड बोलिए। अभी आप वेस्ट बंगाल में पूरी सूची जारी कर रखी है हमारी ममता दीदी ने, जिसमें ओबीसी में कितने मुस्लिम कम्युनिटी के लोग आते हैं सबको पता है। हाँ है, कितने आते हैं। तो अब इसमें ओबीसी भी इस डेफिनेशन में, जो मैंने आपको 3C में पढ़ के सुना है, वो भी है। अब वो भी केस करेंगे क्योंकि वो ओबीसी की परिभाषा में आते हैं। तो आप ये इस बात को समझिए, ये आप नया एंगल नहीं दे रहा हूं। ओबीसी में मुसलमान भी हैं, तो अगर कोई ब्राह्मण का किसी से झगड़ा हुआ तो वो मुसलमान भी जो SC/ST एक्ट ठोक देगा। हाँ बिल्कुल, लिखा हुआ है ओबीसी इंक्लूडेड है। मैं इस बात को, आपने मेरी बात को जरा गौर नहीं किया कि ये ओबीसी की कोई राष्ट्रीय सूची नहीं है, स्टेट वाइज है। और स्टेट वाइज में वेस्ट बंगाल में मैक्सिमम ओबीसी लोगों को, मैक्सिमम जो ओबीसी है वो मुस्लिम समाज से आते हैं। हाँ, मैं भी आज इंस्टा पे एक रील देख रहा था, एक जाट ने बोला, उन्होंने बोला हम यूपी में लाकर केस कर देंगे, वो जो भी है, मतलब क्योंकि वो वहां पर ओबीसी हैं। यही बात यही बात मैं बता रहा हूँ। ठीक है। अब एक मैं शुभरास्ता, और पहले शुभरास्ता फिर अनामिका जी मैं आपके पास आऊंगा। शुभरास्ता, ये जो परसेप्शन है कि ब्राह्मणों के खिलाफ कहां से भेदभाव हो गया भाई, जाति के आधार पर ब्राह्मणों के खिलाफ कहां, और प्राइमा फेसी ब्राह्मण ही या जो है या अपर कास्ट या जनरल कास्ट ही भेदभाव करेगा, ये जो प्रेजुडिस है, ये जो हम दुर्भावना से हम भरे हुए हैं, सबसे ज्यादा आपत्ति इसी चीज को लेकर है। फिर अनामिका आ रहा हूं। अमन जी, दो बातें हैं, जो बातें कही जा चुकी हैं उनको मैं नहीं दोहराऊंगी। ब्राह्मणों के साथ भेदभाव नहीं होता है, मैं इस पर कोई सोशियोलॉजिकल टिप्पणी नहीं दूंगी। मैं सिर्फ उन्हीं राज्यों में जहां पर ओबीसी कम्युनिटीज आगे आई, जिन्होंने ओबीसी अपना कास्ट असर्ट करके पावर कैप्चर भी किया और लंबे समय तक शासन किया, जैसे बिहार। आप एक बार उठा लीजिए, माइग्रेशन का डेटा देख लीजिए और स्टेट गवर्नमेंट को कहिए कि वो सारे ओबीसी लीडर्स जो अपने अपने प्रवक्ताओं को भेज करके आज जहर फैलाने का काम कर रहे हैं, वो एक बार जारी करें कि जब पलायन हुआ तो किस कम्युनिटी के लोग सबसे ज्यादा बाहर निकले। क्या वो ब्राह्मण थे? और वो बाहर ही नहीं निकले, वो देश से बाहर चले गए। तो अगर उनके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ तो मुझे सुप्रिया जी बता दें कि क्यों छोड़ा उन्होंने, स्टेट क्यों छोड़ दिया उस समय? ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं था।
मैं हिस्टोरिकल इनजस्टिस का जो एक झुंझुना है, जिसको सोशियोलॉजी ने, एंथ्रोपोलॉजी ने पकड़ा दिया है पॉलिटिकल एक्टिविस्ट को, मैं एक चीज बहुत क्लियर करना चाहती हूं यहां पर अमन जी। हमारे देश की सामाजिक और समाज शास्त्रीय समस्याएं राजनीतिक गलियारों में नहीं सुलझ सकती, और यही प्रयास बारंबार किया जा रहा है। जब से ओबीसी एक्ट बना, SC/ST एक्ट, सॉरी, जब से रिजर्वेशन पॉलिसी आई और जब से SC/ST एक्ट बना, उसके बाद आप देखिए क्या कभी भी पुनर्व्याख्या, पुनर्मूल्यांकन, एक बार जो एक्ट पिछले 4 दशकों से है उस पे क्या हमने कभी भी स्टॉक लेने की सिचुएशन की कोशिश की? और कहा यह जाता है कि भाई हम समझें, हम क्यों समझें? अब सामने वाले को समझाना है कि पिछले 5 दशकों में, 6 दशकों में आप लोगों ने जो रीसेंट हिस्टोरिकल इनजस्टिस किया है उसका ब्यौरा कौन से ओबीसी नेता आकर के, ये आज मेरे ख्याल से ये जो आपने शुभ्रासा जो बात आपने कही ना, एक मनोज मुंतशिर ने, मैं अनामिका एक कमेंट आपका ले रहा हूं, ये मनोज मुंतशिर ने कहा कि एक बाग में जो पेड़ है ना वो एक ऊपर एक नीचे हो सकता है, लेकिन समानता के नाम पर ऊपर से पेड़ नहीं काट दिए जाते हैं। तो अगर समानता की बात, यही विष्णु ने भी यही कही, समानता के नाम पर असमानता नहीं फैलाई जा सकती है, और एक इनसिक्योरिटी है जनरल कास्ट के अंदर, उनको कैसे विश्वास में लिया जाएगा कि मिसयूज नहीं होगा, मिसयूज। और अनामिका, आप तो योगी को लेकर गाना, बीजेपी को लेकर आप प्रो बीजेपी कही जाती हैं अभी, मतलब, लेकिन आप भी अब सरकार की आलोचना कर रही हैं एक तरीके से। जी देखिए, बिल्कुल अमन जी, एक बात कहूंगी मैं कि किसी एक को न्याय तब मिलेगा जब एक के साथ अन्याय हो। ये यदि इस तरह की कोई बात आएगी तो मुझे लगता है कि कोई किसी भी विचारधारा का हो, वो इस बात को कहने के लिए यहाँ पर जरूर उपस्थित होगा। जिस तरह से अभी एक बात अभी मैं डिबेट में सुन रही थी, कहा जा रहा था कि मंदिरों में जाने नहीं देते हैं, कैसा क्या अन्याय हो गया, कौन सी ऐसी बात हो गई, और इतना विवाद किस बात पे, पूरे देश में किस बात पे प्रदर्शन हो रहा है। तो मैं जिस ललितपुर से आती हूँ, मैं बताती हूँ अन्याय की बात। जिस ललितपुर से मैं आती हूँ, विष्णु तिवारी उसी ललितपुर से हैं, और उन्होंने 20 साल बिना किसी अपराध के जेल में इस वजह से काटे कि SC/ST एक्ट जो लगा था, और फिर जब प्रूफ हुआ कि वो गलत था, उसके बाद उनके पास कुछ नहीं बचा, ना परिवार ना पैसा। मैं केवल एक बात ये कहना चाहती हूँ कि कोई भी कानून न्याय संगत, न्यायपूर्ण तब होता है जब दोनों पक्ष उसमें सुने जाएं। पूर्वाग्रह पर कोई भी न्याय कभी भी न्याय संगत होता ही नहीं है, कोई कानून हो ही नहीं सकता। बिना तर्क और साक्ष्य के किसी भी कानून को माना ही नहीं जा सकता। अभी विष्णु जी ने एक बात कही थी और वो बात बिल्कुल सही है। अपराध किसने किया, इस बात से ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि अपराध कौन सा किया गया और वो अपराध कितना बड़ा है, फिर वो किसने किया है, चाहे वो कोई भी है, वो बिल्कुल समान रूप से उसका उस दंड का अधिकारी है, उस दोष का अधिकारी है। और जो ये हो रहा है उसमें मैं ये 4 पंक्तियां जरूर अंकित करूंगी जो इस बात को जरूर क्लियर करेगा कि अंधियारों की आंख में जो भोर के सूरज खटके होंगे, यदि ये पारित हो गया, यदि हमने विवाद नहीं किया या इसमें संशोधन नहीं हुआ या ये वापस नहीं हुआ, तो क्या होगा ये तय है कि अंधियारों की आंख में जो ये भोर के सूरज खटके होंगे, उनके मान पत्र के शीशे चोटिल होंगे, चटके होंगे, तो सीना ताने झूठ किसी के भरी अदालत घूमेंगे, कि सीना ताने झूठ किसी के भरी अदालत घूमेंगे, सहमे सहमे सत्य हमारे बस फांसी पर लटके होंगे। और यही सच है और यही आने वाला कल होगा यदि आज इस बात पर सतीश जी अब आप बोलेंगे सर, अब मेरे ख्याल से अब ऑडियो क्लियर होगा। सतीश जी, हर कोई यहाँ पर डिबेट ये कर रहा है कि कानून का एक सिद्धांत होता है, जो आज अखिलेश यादव जी ने भी कहा कि मतलब कि आप जो है 10 कसूरवार छूट जाए, एक बेगुनाह का सजा ना हो, इनोसेंट टिल प्रूवन गिल्टी, यही है। विष्णु जी भी बताएंगे, मैं भी ये बता सकता हूं, ये इनोसेंट टिल प्रूवन गिल्टी। SC/ST एक्ट के कितने केस फर्जी पाए जाते हैं, ये NCRB का डेटा भी बताता है। जब आप आज भी अगर आप AIC, अभी मैंने पूछा, गूगल भी अगर आप सर्च करें तो मोस्ट मिसयूज लॉ पूरे भारत में नंबर 2 पर आता है SC/ST एक्ट, पहले 498, उसके बाद SC/ST एक्ट। तो मिसयूज तो हो सकता है अगर सेफगार्ड नहीं होंगे। फर्जी शिकायत पाए जाने पर दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान ना होना, क्या यह सही है? सतीश जी अब आप बोलिए सर। देखिए अमन जी, हमको एक बात ध्यान रखनी चाहिए, पिछले 3 दिन से हम एक चीज को डिस्कस कर रहे हैं कि इसमें सामान्य वर्ग का भी रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। ये बात डिस्कस कर रहे हैं, मुद्दा, विवाद का मुद्दा यही है। इस देश की न्याय व्यवस्था में आरक्षण लागू नहीं है, वहां एक विशेष जाति के लोग ही जज बनते हैं। जब इस देश का निचले पायदान का व्यक्ति
इस देश की जो स्थापित न्याय व्यवस्था है उसके अंदर विश्वास कर रहा है। तो ऐसे में वो क्या कारण है? और अनामिका जी बड़ी एक कलाकार भी है, मैं उनका कलाकार के रूप में सम्मान करता हूं, लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि ये हिंदू जो है ना तब मुसलमान नहीं था, ये भी एक सच्चाई थी। ये देश आजाद हो चुका, लेकिन जब इस देश में धर्म की व्यवस्था थी तो भद्र भाव बड़े पूजनीय है, उनको भाग करके कहीं ना कहीं दक्षिण में जाना पड़ा। यही वो जातिवादी लोग थे जो इतने बड़े संत को कहीं ना कहीं जाना पड़ा। मेरा मानना यह है कि रिफॉर्म होना चाहिए। विष्णु जी से मेरा कोई व्यक्तिगत बैर नहीं है, लेकिन एक शिकायत मेरी जरूर है। सतीश जी सारी बातें ठीक है, सतीश जी सारी बातें सही हैं, सुनिए ना, सारी बातें सही हैं, सुनिए ना सतीश जी, एक मिनट सुनिए ना। अब मेरी आवाज क्लियर नहीं थी, ये क्लियर कर दो। विष्णु जी से मैं माफी भी मांगूंगा कि अगर मेरे शब्दों का गलत चयन हुआ होगा उसके लिए माफी मांगूंगा। लेकिन विष्णु जी, डीजे कॉलेज में 5 साल से एक दलित प्रोफेसर जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है, और वह जैन समाज के लोग हैं। भैया उदाहरण छोड़ दीजिए, ऑडियो ठीक नहीं है, मैं माफी चाहूंगा सतीश भाई। ऐसे मैं उदाहरण देने पर आऊंगा। अभी एक यूनिवर्सिटी में एक मुस्लिम प्रोफेसर ने मीणा को पीछे जूतों से मार दिया, चप्पल मारी, उस पर कौन सा SC/ST एक्ट लग गया? अभी आई नहीं तस्वीरें, वो चली भी हैं। अभी एक मुस्लिम प्रोफेसर ने मीणा जो है उनको पीछे चप्पल मारी, जूते मारे, उन पर कौन सा SC/ST एक्ट लग गया? मैं उस पर जाए, मेरा एक ही कंसर्न है, जो शुभ्रास्ता और सुप्रिया जी और विष्णु जी, मेरा एक कंसर्न है, फर्जी शिकायत पाए जाने पर दंडात्मक कार्रवाई का क्वेश्चन ना होना या दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान ना होना, यह सबसे बड़ा कंसर्न। सुप्रिया जी, क्या फर्जी शिकायत करने वाले को ऐसे ही छोड़ देना चाहिए? बस इसका जवाब दीजिएगा, इधर उधर मत घुमाइएगा। फिर मैं विष्णु भाई आ रहा हूं, शुभ्रास्ता आ रहा हूं। फर्जी शिकायत पाए जाने पर क्या उसको ऐसे ही छोड़ दिया जाए? नहीं, उनके खिलाफ विदेश में कानून है, व्यवस्था है, उससे ऊपर कुछ भी नहीं। और इस रूल में नहीं है ना, इस रूल में नहीं है ना मैम, UGC रूल्स में नहीं है ना मैम, होना चाहिए ना। बस ये बोलिए मेरे साथ। आपने शो के शुरू में ही बोल दिया कि पहले ये आ चुका है कि जो भी खामियां उसको दूर की जाएगी। मैं कह रही हूँ कि आप शोषक नहीं हो तो डर क्यों है? सुप्रिया एक मिनट, सुप्रिया जी आप हमारे साथ है, इसका मतलब आराम से 1 मिनट। समरसता का मुखौटा ओढ़े हुए जो लोग हैं वो सब उनका नकाब मैम सुप्रिया जी, आप सवाल सुनिए, हम आराम से बात कर सकते हैं बिना चीखे। फर्जी शिकायत करने वालों को कैसे छोड़ देना चाहिए? बस इतना। बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। यानी कि UGC के नियमों में ये बदलाव के आप पक्ष में हैं, बात खत्म, आप हमारे साथ हैं। नहीं, बिल्कुल क्यों छोड़ना चाहिए? आप ये बताओ, आप क्यों छोड़ना चाहिए? मैं तो कभी बोली नहीं हूँ उनको छोड़ना चाहिए, लेकिन ये जरूर है कि जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं, जो भी मनोज मुंसिर हो या कुमार विश्वास हो या जो भी ये लोग हैं, वो इनका विरोध क्यों कर रहे हैं? मुझे समझ में नहीं आ रहा। अगर आप अभी आपको समझ नहीं आया, ठीक है, 1 मिनट। तो प्रॉब्लम क्या है मैम? विरोध, सुप्रिया जी, उसके लिए मेरे ख्याल से माफी के साथ, आप सीनियर होंगी, लेकिन आपको उसके लिए नोटिफिकेशन पढ़ना पड़ेगा, 3C पढ़ना पड़ेगा, उसको आपको समझना पड़ेगा। विरोध इसीलिए हो रहा है, मैं इसीलिए आपको कह रहा हूं, उसमें दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान नहीं। 1 मिनट विष्णु और शुभ्रास्ता, 1 मिनट विष्णु जी, फर्जी केस पाए जाने पर क्या दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान है? नहीं, मुझे तो नहीं दिखा। अगर कोई पैनलिस्ट को दिखा तो बता दे, पॉइंट आउट सुप्रिया जी है क्या? सेक्शन मेरे सामने नहीं है, मेरे सामने रेगुलेशन रखा हुआ है, नहीं है ना उसमें? उसको निवारण किया जाएगा। विष्णु जी, अभी तो पढ़ाया आपने, अमन जी अभी तो आपने जस्ट बोला है कि जो भी इसमें त्रुटि है, जो भी प्रॉब्लम है, उसको ठीक किया जाएगा। आपने पहले मानिए ना त्रुटि है, पहले मानिए ना सुप्रिया जी, त्रुटि है, मानिए तो सही। और अगर कोई मान रहा है तो वो पिछड़ा विरोधी नहीं है। बस ये चैप्टर क्लोज, यहीं पर खत्म। अरे तो मनोज मुंसिर को क्यों आग लग रही है भाई? कुमार विश्वास जी को क्यों आग लग रही है? अरे इसलिए आग लग, अरे क्यों ना आग लगे? जो फर्जी शिकायत करता है उसको छोड़ दे ऐसे ही। कैसी बात कर रही हैं आप? बिल्कुल नहीं। तब देखिए, ये बस हो गया। अब एक शुभ्रास्ता और विष्णु और फिर शुभ्रास्ता जी। हो गया मैम, प्लीज मैम, हो गया मैम। आप भी बोल रही हैं कि इसमें त्रुटियां हैं, बस बात खत्म। यही तो हम लोग कह रहे हैं, त्रुटियां हैं। कोई अगड़ों की बात या जनरल कास्ट की बात कर रहा है तो वो पिछड़ा विरोधी नहीं है। हम में से कोई भी यहां पर पिछड़ा विरोधी नहीं है मैम। पिछड़ों को न्याय मिले, जो अनामिका ने कहा, लेकिन अगड़ों से अन्याय की कीमत पर नहीं, बात खत्म। एज सिंपल एज दैट। अब आप बोलेंगे, 1 मिनट विष्णु जी, अब आप बोलिए एक करके, फिर शुभ्रा साहब आप बोलेंगी। देखिए, एक बार में एक ही बोलेगा। देखिए अमन जी, अमन भाई, मैं आपको स्पष्ट रूप से बता रहा हूं कि जब आप किसी कानून की समीक्षा करते हैं तो आपको समीक्षा जो है वो एकदम जो संवैधानिक मूल्य है उनके आधार पे करनी है, संवैधानिक मूल्यों के आधार पे समीक्षा होनी है। अब आप इस बात को समझिए कि जब शिकायत कोई करेगा और वो शिकायत गलत पाई जाए तो उसको प्रोटेक्शन का कोई प्रावधान नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात, मैं इस बात को दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि सेक्शन 3C की परिधि में मुझे कोई भी पैनलिस्ट बताए
और ठंडे दिमाग से सोच के बताएं कि सेक्शन 3C अपने सामने गूगल करके देख लीजिए, खोल लीजिए और ये बता दीजिए सेक्शन 3C की परिधि में कौन कौन आते हैं। जब आप कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को परिभाषित कर रहे हैं, उसको डिफाइन कर रहे हैं और उसकी डेफिनेशन में जब आप लोगों को एक्सक्लूड कर रहे हैं, जब आप उनको एक्सक्लूड कर रहे हैं तो वहीं पे आर्टिकल 14 का वायलेशन हो रहा है। बस मैं इसको पकड़ लेता हूं। मैं एक मिनट रुक जाइए। ठीक है, सेक्शन 3C से जनरल कास्ट को उस परिधि में नहीं रखा गया है, बस एक यही है ना। एक मिनट सतीश आप बोलिए, फिर शुभराज। ठीक है ना? हाँ बस यही है, ये पकड़ लेता हूं मैं। दो चीजें मैंने पकड़ी है। ठीक है, बताइए सतीश। सुनिए। हाँ सुन रहा हूं। देखिए, भारत सरकार के केंद्रीय शिक्षा मंत्री 2023 में बाकायदा इस देश की लोकसभा के साथ 108 शिक्षण संस्थान जो IITs है, NIT है, मेडिकल कॉलेज है, वो एक प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान है। वहां पे 87 मेडिकल कॉलेज में बाकायदा 67 दलित और दलित और SC छात्रों ने आत्महत्या की। मैं एक सवाल विष्णु जी आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप अपने बच्चों को उन शिक्षण संस्थानों में पढ़ाना चाहेंगे जो दलितों की कमी? अरे मैं कह रहा हूं गलत हुआ उनके साथ सतीश जी, गलत हुआ। लेकिन ऑडियो खराब है, हटा दीजिए। सॉरी भाई, मैं माफी चाहूंगा भाई। मैं कह रहा हूं गलत हुआ सतीश जी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जनरल कास्ट के साथ जो है उनको शिकायत का अधिकार ना दिया जाए। बस ये अच्छा, चिल्लाए नहीं, शायद आवाज ऑडियो क्लियर हो जाएगा। चिल्लाए नहीं, शायद ऑडियो क्लियर होगा। चिल्लाए नहीं, आवाज फटेगी नहीं सर। ठीक है ना? आप धीरे बोलेंगे, शायद ऑडियो क्लियर रहेगा। जो विष्णु कह रहे हैं सेक्शन 3C किसी एक कास्ट को, जनरल कैटेगरी को उससे एक्सक्लूड कर देना, ये न्याय की परिधि के हिसाब से गलत है। बात खत्म। आप बताइए हाँ या ना? नहीं सुनिए। देखिए 10 लोगों की कमेटी है, हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन। भारत में हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन कौन सी जाति है ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। 3 सीनियर प्रोफेसर कौन सी जाति होंगे ये आप भी जानता हूं, मैं भी जानता हूं। बाकायदा 2 छात्र, उनकी जाति डिफाइन नहीं है, वो अच्छे छात्र होंगे इंस्टीट्यूशन के। ठीक है सर, थोड़ा ऑडियो का प्रॉब्लम है, मैं माफी चाहूंगा आज। एक मिनट शुभराज साहब आप बोलिए। शुभराज साहब, चूंकि यहाँ पर अमन जी, हाँ ये थोड़ा सा ऑडियो ठीक कराइए सतीश जी का प्लीज। हाँ बोलिए शुभराज साहब। चूंकि यहाँ पर चयनात्मक तरीके से कुछ घटनाओं को और कुछ तथ्यों को प्रस्तुत किया जा रहा है, तो मैं भी एकदम चयनित तरीके से एक डेटा फेंकना चाहती हूँ। अच्छा। और वो डेटा ये है कि 2013 में भी UGC एक्ट आया, 2026 में भी अभी भी जो गाइडलाइंस आई हैं, इनमें बेसिकली शार्पन हुआ है ना डिस्कोर्स, डिस्क्रिमिनेशन का डिस्कोर्स शार्पन हुआ है। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि 2013 से 2026 के बीच में जितने भी NIT और मेडिकल कॉलेजेस के बारे में बात की गई, जितने भी मेडिकल स्टार्टअप्स थे और आपके इंजीनियरिंग के स्टार्टअप्स थे या AI जनरेटेड स्टार्टअप्स थे, जो भी टेक्निकल स्टार्टअप्स जो थी, वो क्यों सिंगापुर में इंक्यूबेट की जा रही हैं? और वो उसका भी कास्ट प्रोफाइलिंग निकालिए। चूंकि हम सिर्फ जाति पे आजकल बात कर रहे हैं, तो उसका भी कास्ट प्रोफाइलिंग निकालिए कि वहां OBC कम्युनिटी के और SC ST कम्युनिटी के कितने लोगों ने जाकर के बाहर अपनी स्टार्टअप सिंगापुर में, दुबई में, ऐसे ऐसे जगहों पे जाकर के की, और कितने जनरल कैटेगरी के लोगों ने की। तो क्या इस देश की जो जिम्मेवारी है वो उन नौनिहालों से पूछने की भी नहीं है कि आप अपने देश में आकर के क्यों नहीं काम करना चाहते? आपको अपने देश का एनवायरनमेंट क्यों ऐसा लगने लगा कि डिस्क्रिमिनेटरी हुआ? ये पूछा भी तो जाना चाहिए। क्योंकि यहां पर डेटा की बात हो रही है, मैं कभी इस तरीके से कास्ट प्रोफाइलिंग नहीं करती, लेकिन अब ये किया जाना जरूरी है अमन जी, क्योंकि मुझे लगभग 40 वर्ष हो गए, अभी 40 नहीं हो लेकिन जो भी हो, मतलब अगर हम 40 इयर्स का भी आर्क देखें तो इन 4 दशकों में कुछ तो हुआ होगा देश में जिसपे हम समीक्षा करने लायक नहीं है क्या? हम आगे आने वाली जनरेशन पे हम बात भी नहीं कर सकते क्या कि हमारे रहते हुए रिजर्वेशन आया और उसकी कमियां ये है, उसमें जो पॉजिटिव्स हैं वो ये है? एक तरफा संवाद कर देना, ऐसा लगता है जैसे कि हम लोगों को जो व्हाइट मैन्स बर्डन वाली चीज थी ना, वो दे करके व्हाइट्स बिल्कुल शांत हो गए हैं और अपने फ्रांस ने अफर्मेटिव एक्शन को लेकर के बहुत अलग का कानून लाया है। मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ब्राजील, साउथ अफ्रीका में बहुत अलग तरीके का नियम के खिलाफ बोले तो उसकी एंटी पिछड़ा ब्रांडिंग नहीं होनी चाहिए। अफर्मेटिव एक्शन में कोई कमी नहीं, सिंपल सी बात है जी। देखिए बिल्कुल सीधी सी बात है, हम लोग तो बहुत ज्यादा एक्ट में या टेक्निकल उसमें जा ही नहीं रहे। हमें बहुत जो सीधा साधा जो दिखाई दे रहा है वो सिंपल सी बात ये है, जैसे कि अभी बात निकली थी कि कभी भी हम किसी भी कानून की भी चर्चा करते तो